83% का सवर्ण गान। बीजेपी की आई जान में जान। संसद में ये जाएगा क्योंकि संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तो अब जैसे भी असर है, लेकिन आज जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का ये जो फैसला है, मुझको लगता है कि समाज के हर एक वर्ग में इस निर्णय से प्रसन्नता हुई होगी। विपक्षी कुनबे में मचा तूफान। आपने संविधान में संशोधन किया नहीं और आर्थिक आधार पर आपने 10% आरक्षण दे दिया। आप जो ख्वाब दिखाए थे 2014 में वो पूरा नहीं हुआ। विजय पथ का दिव्य सुजान। महामिशन का मास्टर प्लान। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम चुनाव से ठीक पहले मास्टर स्ट्रोक खेला है। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में तय किया गया कि गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दिया जाएगा, जो कि मूल कोटे से अलग होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने इस संशोधन को मंजूरी दे दी और इसके लिए सरकार संविधान संशोधन बिल लेकर आएगी। केंद्र के इस फैसले को लेकर अब पूरे मुल्क में सियासत तेज हो गई है। आम चुनाव से पहले पीएम का मास्टर स्ट्रोक, आरक्षण पर केंद्र का नया दांव। अब सवर्णों को भी मिलेगा आरक्षण। आम चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आरक्षण का नया दांव चला है। ये दांव है सवर्ण आरक्षण का। मोदी कैबिनेट ने गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का फैसला कर लिया है। इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। स्वर्ण समाज में भी बहुत बड़ी तादाद में गरीब लोग हैं और उनके मन में भी था कि जब सबको आरक्षण मिल रहा है तो स्वर्ण समाज में जो गरीब है उसका भी इस देश के संसाधन पर हक है, और वो हक देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बहुत मैं उनको बधाई देता हूं। संसद में ये जाएगा क्योंकि संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तो अब जैसे भी असर है, लेकिन आज जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का ये जो फैसला है, मुझको लगता है कि समाज के हर एक वर्ग में इस निर्णय से प्रसन्नता हुई होगी। मोदी कैबिनेट ने सवर्ण आरक्षण को लेकर जो खाका खींचा है, उसकी मांग कई बार बीजेपी के नेताओं ने की। उसी के आधार पर केंद्र ने आरक्षण का प्रारूप तय किया है। सूत्रों के मुताबिक पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने के लिए सरकार ने कुछ पैमाने बनाए हैं। आरक्षण सिर्फ उन्हीं सवर्णों को मिलेगा जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होगी। इसके अलावा आरक्षण के हकदार वो ही रहेंगे जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम जमीन होगी। सूत्रों के मुताबिक EWS कैटेगरी भी स्पष्ट कर दी गई है, यानी आरक्षण का फायदा किसे मिलेगा इसका भी निर्धारण कर दिया गया है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट का एक मंशा बना हुआ था कि एक वर्ग जिसकी लंबी डिमांड है और डिमांड बड़ी जस्ट डिमांड है, इसलिए इसको पूरा करना चाहिए। तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको देखने। सवर्ण आरक्षण के दाव से विरोधियों को नई चुनौती मिली है, तो वही विरोधी हैं जो केंद्र के इस फैसले को जुमला करार दे रहे हैं। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आरक्षण नहीं है। आर्थिक स्थिति से अगर उसको ठीक करना था तो नरेंद्र मोदी जी को बोलते ना, भाई 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में डाल दीजिए, हर देश के हर लोगों को मिल जाता। अगर नीचे स्तर के लोगों को ऊपर उठाने के लिए होता है, अगर ऐसा करते हैं तो फिर हम लोग उसको देखेंगे, हम लोग को लगेगा जो उससे फायदा है तो हम लोग उसको कमेंट देंगे। जब तक इनका हित सुरक्षित नहीं हो पा रहा है तब तक मैं समझता हूं कि उनकी ओर से जो बातें कही जा रही वह सीधे जुमला है। आरक्षण को लेकर स्वतंत्र भारत के इतिहास में कई बार सियासी दांव चला गया है। दलितों को आरक्षण देने के बाद ओबीसी को आरक्षण देने के लिए मंडल आयोग का गठन हुआ। अब मंडल आयोग के लागू किए जाने के करीब 27 साल बाद सवर्ण आरक्षण मिला है और माना जा रहा है कि केंद्र के इस कदम से आरक्षण की सियासत और तेज होगी। पटना से आशुतोष चंद्रा और रुपेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लंबे समय के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार का लोक संवाद कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने उन सवालों के जवाब दिए जो इन दिनों एनडीए के अंदर पूछे जा रहे थे। मसलन 3 तलाक, राम मंदिर जैसे मुद्दों पर सीएम ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि इन मुद्दों को लेकर उनकी पार्टी की राय बिल्कुल अलग है। साथ में यह भी साफ कर दिया कि वो नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम बनाएंगे।
सीएम का लोक संवाद, सियासत के साथ मुद्दों की बात, क्राइम से लेकर करप्शन का जिक्र, चुनाव से पहले सीएम की दो टूक। नए साल पर सीएम खूब गरजे, चुन चुनकर विरोधियों के सवालों के जवाब दिए, क्राइम से करप्शन तक जैसे मुद्दों पर एक लाइन में जवाब दिया, नो कॉम्प्रोमाइज। ऑर्डिनेंस फाड़ने वाले भ्रष्टाचार को रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं थे तो मेरे लिए साथ चलना मुश्किल था। हम कहां कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? हम नहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हम नहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और सिर्फ विरोधी ही क्यों, सीएम को भी दो टूक कह दिया कि राम मंदिर हो या ट्रिपल तलाक, उनकी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, यानी इन मुद्दों में वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। एक ट्रिपल तलाक में का जो एक प्रभाव बहुत सारी महिलाओं के ऊपर पड़ा है, उसको लेकर के उन लोगों ने अपना अभियान चलाया, लेकिन यह एक खास धर्म को मानने वाले लोगों के बीच की परंपरा है। तो ये उनको प्रेरित करना चाहिए कि अपने यहां अगर कोई सिस्टम में कमजोरी है तो उसको दूर करें। अयोध्या मंदिर का सवाल है, इसके बारे में शुरू से है, या तो आपसी बातचीत से होगा या कोर्ट के फैसले से होगा। रहा चेहरा का जवाब तो सीएम ने यह भी साफ कर दिया कि 2019 में मोदी को पीएम देखना चाहते हैं और मोदी ही एनडीए के पीएम कैंडिडेट हैं। हम भी कुछ जो समझते हैं और देखते हैं उसके हिसाब से हमको लगता है कि सचमुच 2019 के चुनाव के बाद फिर से नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। नीतीश कुमार ने संवाद के जरिए साथियों के साथ विरोधियों को भी बता दिया है कि वो सूबे में विकास के मुद्दे के सहारे चुनाव में जाएंगे और फतह भी हासिल करेंगे। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सरकारी बंगला खाली करना होगा। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने तेजस्वी की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में तेजस्वी ने राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ तेजस्वी सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना रहे हैं। हाईकोर्ट से तेजस्वी को झटका, खाली करना होगा आवास। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तेजस्वी। हाईकोर्ट की डबल बेंच से तेजस्वी यादव को झटका लगा है। 5 देश रत्न के इस सरकारी बंगले को खाली करने का आदेश जारी हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश उन्हें बंगला खाली करने का था और जिसे माननीय सिंगल जज ने बरकरार रखा था, उस आदेश के खिलाफ जो अपील की याचिका फाइल किए थे, उनकी अपील को खारिज किए और खाली करने के आदेश को बरकरार रखा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम रहने के दौरान ये बंगला आवंटित हुआ था। सत्ता जाने के बाद तेजस्वी विपक्ष के नेता बन गए, जबकि बिहार सरकार ने बंगला खाली करने का आदेश दिया था। बंगला खाली करने से बचने के लिए तेजस्वी यादव ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने तेजस्वी की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट की डबल बेंच में याचिका लगाई। अब डबल बेंच ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले के खिलाफ तेजस्वी सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना रहे हैं। वहीं राज्य सरकार कोर्ट के फैसले को फिलहाल स्टडी करना चाहती है। पता चलेगा, जाएगा, कोई फैसला आएगा तो देखा जाएगा उसको। हम तो आपके बीच में बैठे हुए, इस बीच में कोई फैसला हुआ है, क्या आया है, उसको देखेंगे ये लोग। कौन सी बड़ी बात है? बंगला है, जो है निर्णय है। जुडिशियल आर्किटेक्चर जो है, हम लोग अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो उसके ऊपर भी हम लोग जाएंगे, अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दिस इज नॉट अ फाइनल डिसीजन। फिलहाल तो हाई कोर्ट के फैसले से तेजस्वी को झटका लगा है। हालांकि वो इस आदेश के खिलाफ बड़ी अदालत में गुहार लगाने की तैयारी में है। वहीं सरकार भी बंगले की लड़ाई को लेकर तैयारी कर रही है कि आगे क्या करना है। रूपेंद्र श्रीवास्तव के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला आवंटित करने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट में उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बिहार सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि जब यूपी में पूर्व सीएम को आजीवन बंगला आवंटन का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया तो फिर बिहार में इसे किस आधार पर लागू किया गया।
जी, वो चूंकि उसी केस में एक जो अनेक्सर था उससे ये प्रतीत हो रहा था कि श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के भी विभागीय मंत्री थे, तो उन्होंने एक आदेश निर्गत किया था जिसमें 6 लोगों को, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्हें उनके जीवन काल भर फ्री आवास उपलब्ध कराने हेतु 6 आवास को ईयरमार्क किया गया था। और उसमें पत्र में ये भी लिखा हुआ है कि इन 6 बंगलों को रख रखाव पर कोई भी फिनेंशियल लिमिट नहीं रहेगी। अगर एक एक्ट के मुताबिक कोई सुविधा किसी को मिलती है, जो एक्ट में प्रावधान है और एक्ट के द्वारा, एक्ट के अंतर्गत रूल बनाया जाता है, उसके मुताबिक अगर कोई सुविधा मिल रही है तो इसको, कोई भी एक्ट को चुनौती तो कोर्ट में दिया ही जा सकता है और कोर्ट को अधिकार है, संवैधानिक रूप से कोर्ट को अधिकार है, हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को, उसको देखने का, तो उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन बिहार में जो कुछ भी हुआ है वो बाजाबता कानून से हुआ है और वो कानून आज से 10 साल पहले बना है, कोई आज का नहीं बना हुआ। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के मीसा भारती को इशारों में शूर्पणखा कहने के बाद राजनीतिक वार शुरू हो गया है। नीरज के इस ट्वीट के बाद तेजस्वी यादव ने उन्हें जवाब दिया। तेजस्वी ने कहा कि भगवान आदरणीय नीतीश जी को सद्बुद्धि दें, बेचारे प्रवक्ता तो नियोजित मजबूर कर्मचारी हैं, शब्द और बोल तो नीतीश जी लिख कर देते हैं। सीएम आवास स्थित नीतीश इंस्टीट्यूट ऑफ अब्यूज, मिसयूज एंड एक्सक्यूज स्टडीज में इन्हें बिठाकर सिखाते हैं कि कब किसे कितनी मात्रा में और किस लहजे में गाली देनी है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए लिखा कि कुछ लोगों को आईना जरूर देखना चाहिए। 2017 के नवरात्र में जब अपनी मां को दुर्गा बताकर मुझे महिषासुर कहकर वध करने की बात कही थी, वो आज ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और उनके प्रवक्ताओं का तो अलग ही है। और हमने तो कहा कि ए से बी पूरा एक एक शब्द नीतीश कुमार जी डिक्टेट करने का काम करते हैं। उनके इशारे पे इस तरह का बयान जो इन दिनों जो स्तर जो गिरता जा रहा है वो देखने को मिल रहा है। ये नीतीश कुमार जी का जो इंस्टीट्यूट ऑफ जो अब्यूज एंड मिसयूज है, जो एक अन्य मार्ग में स्थित है, ये वहीं से इन्हें ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि किसको कितने मात्रा में गाली देना चाहिए, किस प्रकार से गाली देना चाहिए। जमानत के लिए तो न्यायालय में याचिका दाखिल करने का प्रयोग करते रहे हैं, मानहानि का मुकदमा करेंगे। जिसको मान रहेगा वो ना, कैदी नंबर 3351 सजा याफ्ता चारा घोटाला में माल बचा हुआ है। राजवल्लभ यादव, शहाबुद्दीन, अब तो नए कानून के राज के अवतार अनंत सिंह आ रहे हैं महागठबंधन में, और ये दूसरे को नसीहत दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। हम तो चुनौती दे रहे हैं कि पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखना जानिए। बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन फाइनल होने वाला है। इसे महामंथन भी कह सकते हैं। इसे लेकर महागठबंधन के नेताओं की तेजस्वी यादव के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बैठक में महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर फाइनल मुहर लगने की उम्मीद है, लेकिन सीटों की घोषणा खरमास यानी मकर संक्रांति के बाद ही होने की प्रबल संभावना है। बैठक में शामिल होने के लिए तेजस्वी यादव के आवास पर नेताओं का जुटना भी शुरू हो चुका है। एक और जहां सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में शामिल नेताओं का तेजस्वी यादव के आवास पर जुटना शुरू है, वहीं बैठक में नहीं बुलाए जाने से लेफ्ट पार्टी नाराज है। लेफ्ट ने साफ कहा है कि बीजेपी को हराना 1-2 दलों के बस की बात नहीं है। सीपीआई राज्य सचिव सत्यनारायण ने कहा कि यह मीटिंग तेजस्वी यादव की है और असली बैठक लालू यादव के साथ होगी। सीटों का शेयरिंग का सवाल जो है, तेजस्वी तो है ही नेता, उसमें कहां दौड़ा है, लेकिन मुख्य जो चाबी है राजद के अध्यक्ष लालू जी जब तक चाहे जेल से आ जाए, सबसे बड़ी खुशी की बात उम्मीद है 11 को तारीख है, 11 को यदि जजमेंट हो गया तब तो छूट के आ जाएंगे, तब उन्हीं के डायरेक्शन पर सारी बात होती है। हो सकता है लालू जी से सलाह लिए हो, कुछ बातचीत हुई,
लेकिन जहां तक सवाल है महागठबंधन का, उसमें वामपंथी पार्टियां हैं, रहेगी। पटना में माछ भात भोज के बहाने महागठबंधन के नेताओं का जुटान हुआ। महागठबंधन में शामिल वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी की ओर से दिए गए माछ भात के भोज में तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मदन मोहन झा पहुंचे। राजधानी के मिलर स्कूल मैदान में माछ भात खाएंगे और महागठबंधन को जिताएंगे का नारा देते हुए आयोजित कार्यक्रम में 5000 मेहमानों के लिए मछली चावल की व्यवस्था की गई थी। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन के नेता एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। चावल की व्यवस्था थी और जिस प्रकार से महागठबंधन के सभी हमारे साथी मांझी जी, उपेंद्र जी, मदन मोहन झा जी, साहनी जी, सब लोग एकजुट होकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं और जिस प्रकार से एकता हमारी हुई, आगे किस प्रकार से अपने देश का संविधान बचाया जाए, जितने भी संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थानें हैं, उनको जिस प्रकार से दबाव डाला जा रहा है डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, हम सब लोग आज एकजुट हुए हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जम्मू और कश्मीर में आपराधिक वारदातों की तुलना बिहार की राजधानी पटना में होने वाली घटनाओं से की है। उन्होंने कहा कि पटना में एक दिन में जितनी हत्याएं हो जाती हैं, उतनी हत्याएं कश्मीर में एक सप्ताह में होती हैं। कि जम्मू कश्मीर आप जैसा ही है इस वक्त, वहां कोई कत्लो गारत नहीं है। जितने कत्ल एक दिन में पटना में होते हैं, उतनी मौतें जम्मू कश्मीर में एक हफ्ते में होती हैं। हमारे यहां पत्थरबाजी बंद हो गई है, नई भर्ती बंद हो गई है। बच्चों की समझ में आ रहा है, हम उनको कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं मारना चाहते, क्योंकि टेररिज्म बंदूक में होता है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान के बाद बिहार में सियासी बवाल मच गया। विपक्षी दलों ने इस बहाने सरकार पर जमकर निशाना साधा। सत्यपाल मलिक जी की बातों पर, हम लोगों की बात पर नीतीश जी नहीं भरोसा करते हैं, नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन महामहिम एक राज्य के सत्यपाल मलिक जी हैं और बिहार के राज्यपाल यहां से रहकर गए हैं। अब उनकी बातों को सीरियस लेना चाहिए। अब अभी गवर्नर हैं सत्यपाल जी वहाँ के, इसलिए कहेंगे ही, लेकिन बिहार में आके इस तरह की बात नहीं कहेंगे। हमको लगता है कि इस तरह की बात करना उचित नहीं है। बिहार में जो कुछ होता है ये साधारण अपराध है, लेकिन वहाँ जो हो रहा है वो एक अलग किस्म का मामला हो रहा है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि सत्यपाल मलिक को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने लॉ एंड ऑर्डर के ही मुद्दे पर बार बार चुना है, इसलिए सत्यपाल मलिक को केवल जम्मू कश्मीर की चिंता करनी चाहिए। अभी पहले उन्हें जम्मू कश्मीर की चिंता करनी चाहिए। जब भी किसी राज्य में महामहिम राज्यपाल की भूमिका में कोई व्यक्ति होता है तो वो संवैधानिक प्रधान जरूर होता है, लेकिन गवर्नेंस का जो कार्य है वो राज्य सरकार में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वहां की सरकार करती है। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को बार बार अगर जनादेश दिया है तो कानून व्यवस्था को लेकर जनता की उम्मीदें बराबर नीतीश कुमार जी से रही हैं और उस पर नीतीश कुमार जी खरे उतरे हैं। बिहार में कई जगह जमीन की जंग को लेकर खूनी खेल खेला गया। कहीं पड़ोसी ने ही दनादन गोलियां दागकर जान ले ली, तो कहीं बेखौफ अपराधी गोलियां बरसाते हुए फरार हो गए। इन घटनाओं से कानून व्यवस्था फिर एक बार सवालों के घेरे में आ गई। गोपालगंज में गरजी गोलियां, जमीन विवाद में डबल मर्डर, चाचा भतीजा की हत्या। ये गोलियां गोपालगंज के मटिहता गांव में गरज रही हैं। गांव में जमीन विवाद में डबल मर्डर के बाद आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर को घेर लिया, जिनसे बचने के लिए उसने घर के भीतर से ही गोलियां दागनी शुरू कर दी। दरअसल कुचायकोट थाना क्षेत्र के मटिहता गांव में गैर मजरुआ जमीन के विवाद में गुड्डू खान नाम के शख्स ने चाचा भतीजा सुरेश प्रसाद और दिनेश प्रसाद को गोली मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। डबल मर्डर के बाद गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया। पुलिस पर भी पथराव किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जमीन के लफड़ा में गई थाना पर जाके कहुए हम कागज पत्र सब बाटे गौर मजरुआ जमीन हो, हमारा बाबा के नाम से गौर मजरुआ जमीन रहा। सरकार उनकरा के दिले हम ये कहनी से गौर मजरुआ जमीन खातिर थाना पर, थाना कहता ठीक है भरो थाना। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड।